6 साल का बच्चा जो घर घर जाकर कोका कोला की बोतलें बेचता है, अपना गुजारा करने के लिए न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता है और बचपन में माँ से मिलने वाले मेंटल टॉर्चर की वजह से लोगों से बात करने में डरता है। वही बच्चा आगे जाकर ना सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है, बल्कि लोग उसे स्टॉक मार्केट का भगवान मानने लगते हैं। ये कहानी है वॉरेन बफेट की। तो आखिर किस तरह बॉटम से उठकर ये दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर बने, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जन्म अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 को हुआ था। इसके जस्ट 1 साल पहले ही ग्रेट डिप्रेशन ने कंट्री को हिट किया था, जो कि 1939 तक चलता रहा। उस समय सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर चुका था और उन्हें बेसिक चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसी दौरान वॉरेन बफेट के फादर हॉवर्ड बफेट की जॉब चली गई, जो कि एक बैंक में काम किया करते थे। ऐसे में कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स से खुद की एक कंपनी शुरू की, जिसमें वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचने का काम करने लगे। इकोनॉमिक क्राइसिस और पिता की जॉब जाने के बाद वॉरेन बफेट और उनके परिवार की जिंदगी इतनी तंगी में गुजरने लगी कि वो बचपन में ही समझ चुके थे कि पैसा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए वो अपने पिता के काम में रुचि लेने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं। वॉरेन बफेट बचपन में काफी इंट्रोवर्ट किस्म के थे, इसलिए घर से बाहर जाना या नए नए दोस्त बनाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसका सबसे बड़ा रीजन इनकी माँ लेइला बफेट से मिलने वाला मेंटल टॉर्चर था। एक्चुअली लेइला बफेट की फैमिली हिस्ट्री मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित थी और उनमें से कई लोग मेंटल असाइलम भी जा चुके थे। ऐसे में लेइला बफेट की मेंटल कंडीशन भी काफी खराब थी। वो वॉरेन बफेट और उनकी बहन को वर्बली अब्यूज करती थी और बात बात पर क्रिटिसाइज या दूसरे बच्चों से कंपेयर करती थी। वैसे तो हम सबकी मदर्स हमारे लिए एक प्रोटेक्टर की तरह होती हैं और हम उनसे अनकंडीशनल लव और अफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में माँ की तरफ से ऐसा बर्ताव किसी भी बच्चे का बचपन खराब करने के लिए काफी होता है, वो भी तब जब वो बच्चा देखता है कि बाकियों के पेरेंट्स उनके साथ कितना प्यार और स्नेह दिखा रहे हैं। इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद वॉरेन बफेट बाहरी दुनिया से कटकर रहने लगे थे। वो ज्यादातर समय अपने पिता की लाइब्रेरी में बिताते थे, जहाँ किताबों से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। यहीं से इनके मन में इन्वेस्टिंग और बिजनेस को लेकर क्रेज डेवलप होने लगा था, जिस वजह से ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, जो कि एक लोकल ग्रोसरी स्टोर रन किया करते थे। वहां जाकर वॉरेन ने कहा कि क्या आप मुझे कुछ कोका कोला के बॉटल्स दे सकते हो, ताकि मैं उन्हें अपने आसपास के घरों में बेच सकूं। अब उस समय वॉरेन बफेट की उम्र केवल 6 साल थी, इसलिए इनके ग्रैंड पेरेंट्स सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन वॉरेन बफेट के बहुत ज्यादा जिद करने पर आखिर उन्हें इनकी बात माननी पड़ी। इस तरह से वॉरेन बफेट ने 6 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जहां से ये हर 6 पैक्स को बेचकर 0.65 सेंट्स का प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन उस वक्त इस अर्निंग से ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्हें भी और भी ज्यादा कमाई करनी थी। इसलिए वो कोका कोला के साथ और आइटम्स जैसे कि च्युइंगम और मैगजीन भी बेचने लगे। 11 साल की उम्र में इन्होंने सिटी सर्विस नाम की ऑयल एंड गैस कंपनी में अपना पहला स्टॉक खरीदा, जिसके एक शेयर का प्राइस $38.25 था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका प्राइस ड्रॉप होकर $27 हो जाता है। ये देखकर वॉरेन बफेट थोड़े निराश जरूर होते हैं, मगर फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं यकीन था कि लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट देकर जाएगा। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इस शेयर का प्राइस $40 नहीं हो जाता है, तब तक ये इन्हें नहीं बेचेंगे। और कुछ समय बाद थोड़े से ही प्रॉफिट पर उन्होंने अपने उन शेयर्स को बेच डाला। लेकिन अभी इन्हें सेल किए कुछ ही समय बीता था कि उनके शेयर का प्राइस बढ़कर $200 तक पहुंच जाता है। इसको देखकर वॉरेन बफेट को खूब ज्यादा पछतावा हुआ, लेकिन उन्हें एक सबक भी मिला कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके कुछ साल बाद इनके पिता को यूएस कांग्रेसमैन के रूप में चुना जाता है। इसलिए पूरी बफेट फैमिली अब ओमाहा से वाशिंगटन डीसी में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ केवल 14 साल की उम्र में इन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम शुरू कर दिया, जिससे हर महीने ये $179 अर्न कर रहे थे, जिसकी आज के समय में वैल्यू $3000 के बराबर है। खैर, कुछ पैसे जमा करके वॉरेन ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर $25 में एक पिनबॉल मशीन को खरीदा और उसे नाई की दुकान पर लगा दिया, ताकि वो लोग जो अपनी बारी का वेट करते हुए बोर होते रहते हैं, वो उस वक्त यहाँ पर गेम खेल सके। इससे वॉरेन बफेट की भी कमाई होती और दुकान के मालिक को भी कमीशन मिलता। एक्चुअली वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे, तब इन्होंने 1000 Ways to Make $1000 नाम की एक बुक पढ़ी थी, जिसमें $1000 कमाने के 1000 तरीकों के बारे में बताया गया था। और इसी बुक में पिनबॉल बिजनेस के बारे में भी लिखा हुआ था और तभी से वो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते थे। जैसा कि उम्मीद थी, पहली पिनबॉल मशीन से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ और उन्हीं पैसों से धीरे धीरे करके इन्होंने कई और पिनबॉल मशीन्स खरीदे। कुछ समय बाद इन्होंने अपने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया और इन्हीं पैसों से अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदी, जो 40 एकर्स का प्लॉट था। और कमाल की बात ये थी कि उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। इनके इस अचीवमेंट से साफ हो गया था कि ओमाहा का ये लड़का फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है।
1947 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वॉरेन बफेट ने सोच लिया था कि वो अब फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करेंगे, लेकिन इनके पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि इन्हें आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इसलिए वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया और अपने लैंड से मिलने वाले रेंट के जरिए अपनी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने लगे। यहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने मास्टर्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ उन्हें एडमिशन नहीं मिल सका और इनके लिए ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जहां इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी वजह से आज वॉरेन बफेट को पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, उस इंसान का नाम था बेंजामिन ग्राहम, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे और इनकी लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो उसी साल पब्लिश हुई थी वो वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। ऐसे में उनकी बताई गई बातों को ये बहुत ही रुचि के साथ सुनते और उसे फॉलो करने की कोशिश करते थे, जिसके चलते ये जल्द ही बेंजामिन ग्राहम के पसंदीदा स्टूडेंट बन गए। साथ ही वॉरेन बफेट का भी कहना है कि बेंजामिन ग्राहम उनकी लाइफ में उनके पिता के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन रहे हैं। खैर, वॉरेन बफेट इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद अपने करियर को लेके काफी एक्साइटेड थे और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आसपास काम करना चाहते थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में अच्छी समझ होने के बावजूद भी वॉरेन बफेट का नेचर काफी इंट्रोवर्ट था, जिन्हें लोगों से बात करने में डर लगता था और इसी घबराहट की वजह से उन्हें कभी कभी उल्टियां भी होती थी। वॉरेन बफेट ने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए सबसे पहले उन्हें इस डर और घबराहट को निकालना होगा। ऐसे में वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने आप में किया गया ये इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ, क्योंकि इसी की वजह से इन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। इसके कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने बफेट से कांटेक्ट करके उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब ऑफर की। अब वॉरेन बफेट इसी की तलाश में थे कि काम करने के साथ साथ इन्हें सीखने का भी मौका मिले। ऐसे में जब ऑफर गुरु की तरफ से ही आ जाए तो इनकार करने का कोई चांस ही नहीं बनता। इन्होंने झट से उनकी फर्म को ज्वाइन कर लिया। यहाँ इन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस और कंपनीज की वैल्यूएशन निकालने का तरीका सीखा। लेकिन यहाँ काम करते करते वॉरेन बफेट को पता चला कि उनकी और बेंजामिन ग्राहम की सोच में काफी ज्यादा फर्क है। दरअसल वॉरेन बफेट का सिद्धांत ये कहता था कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कितना ज्यादा अच्छा है, जबकि बेंजामिन ग्राहम उस कंपनी के नंबर्स और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट लेते थे। हालांकि इतना फर्क होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते और एक बैलेंस बनाकर चलते गए। वहाँ काम के दौरान बफेट नई नई कंपनीज के बारे में रिसर्च करते रहते थे। इसी दौरान इन्हें न्यूयॉर्क बेस्ड चॉकलेट बनाने वाली कंपनी रॉकवुड के बारे में पता चलता है, जो सडनली कोका बीन्स का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। वॉरेन बफेट को उम्मीद थी कि जब मार्केट कंडीशन ठीक होगी तो कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसलिए एक बड़ा रिस्क लेकर इन्होंने अपनी 75% सेविंग्स इसमें इन्वेस्ट कर डाली। हालांकि ग्राहम इन्हें वार्न करते रहते थे कि एक ही कंपनी के अंदर अपनी सेविंग्स की इतनी परसेंटेज कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मगर इसके बावजूद वॉरेन बफेट ने रिस्क लिया। अब इन्हें डर लगने लगा था कि अगर कंपनी के शेयर प्राइस नहीं बढ़े तो अपने पैसों के साथ साथ अपने मेंटोर की नजरों में ये अपनी रिस्पेक्ट भी खो देंगे, यानी कि वॉरेन के लिए उनका सब कुछ दांव पर लग गया था। बट लकीली जैसा वॉरेन बफेट ने सोचा था, 1950 के दौरान इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया और इससे वॉरेन बफेट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों, यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वॉरेन बफेट ने कितने पैसे कमा लिए हैं। एंड इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा कहता हूँ कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन मुझे पता है कि सभी को इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी फंड बताने वाला हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बता दो, म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जिन्हें लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। वहीं अगर आप NSE की वेबसाइट पर जाकर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को देखोगे तो इसमें 750 कंपनी शामिल हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इवन माइक्रो कैप भी शामिल है। तो निफ्टी 50 में जहां आपका एक्सपोजर केवल 50 स्टॉक्स में होगा, वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में आपका एक्सपोजर 750 स्टॉक्स में होने वाला है। निफ्टी 50 में लार्ज कैप कंपनीज होने की वजह से इसका रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन रिटर्न भी डिसेंट होता है।
वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप होने की वजह से इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न आप निफ्टी 50 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 साल का डेटा देखो तो निफ्टी 50 में 14%, निफ्टी मिड कैप में 22%, निफ्टी स्मॉल कैप में 20% और निफ्टी माइक्रो कैप में 27% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आपने देखा कि माइक्रो कैप ने निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जहां निफ्टी 50 में सभी कंपनीज लार्ज कैप होती हैं, वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 70% लार्ज कैप, 16% मिड कैप और 13% स्मॉल एंड माइक्रो कैप की होती हैं। इससे ये फंड थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जहां आपको स्मॉल, मिड एंड माइक्रो कैप को अलग से ट्रैक नहीं करना पड़ता। वहीं हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 ने 13% का रिटर्न दिया है और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 15% के अराउंड। वहीं 15 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 ने 14% का रिटर्न और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 15.23% का रिटर्न दिया है। मतलब कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने हमेशा निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पास्ट के रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं, बस इससे हमें एक आइडिया ही मिल सकता है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स एनएसई के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 96% कवर करता है, जबकि निफ्टी 50 एनएसई के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का केवल 49% ही कवर करता है। अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कई सारे फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको केवल एक ही फंड मिलेगा। अब देखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो और डिसेंट रिटर्न से भी सेटिस्फाइड हो तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आपका एज कम है और आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो एंड और ज्यादा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हो। ये आपकी रिस्क, कैपेसिटी और टाइम हॉरिजन पर डिपेंड करता है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने हमेशा ही वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस किया है और 1950 में जब इकोनॉमी ने बाउंस बैक कर लिया था तो 1956 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना ग्राहम की ही कंपनी ग्राहम न्यूमैन में पार्टनरशिप कर ली जाए एंड ये इसकी प्लानिंग ही कर रहे थे, तभी इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। एक्चुअली ग्राहम अब इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट खो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके पास जो पैसे बचे हैं वो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए काफी हैं एंड इसलिए वो रिटायर होकर आगे की लाइफ को एंजॉय करने लगे। अब वॉरेन बफेट को समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो करें क्या। तभी इन्होंने सोचा कि इनके पास तो पैसे भी हैं और एक इन्वेस्टमेंट फर्म चलाने का एक्सपीरियंस भी, इसलिए क्यों ना अपना खुद का ही एक इन्वेस्टमेंट फर्म ओपन कर लिया जाए। और इसी प्लान के साथ 25 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क से ओमाहा वापस आ गए। यहाँ आकर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप स्टार्ट की, जिसका नाम बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखा। और पैसे होने के बावजूद भी ऑफिस रेंट पर लेने या स्टाफ हायर करने की जगह इन्होंने अपने घर के ही एक कमरे से अपना सारा बिजनेस अकेले ही मैनेज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में इनसे टोटल 7 पार्टनर्स जुड़े थे, जिसमें इनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी शामिल थे और इन सभी ने मिलकर $1,05,000 इन्वेस्ट किए थे। लेकिन बफेट की वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रॉफिट्स की वजह से देखते ही देखते बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इनके पार्टनरशिप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट अपने मेंटर बेंजामिन ग्राहम से इन्फ्लुएंस्ड होकर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि उन स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू उसके करंट प्राइस से बहुत ही ज्यादा होती थी। थोड़े समय बाद वॉरेन बफेट ने इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोची। अब ये ऐसी कंपनीज की तलाश में थे जिसकी परफॉर्मेंस बद से बदतर हो, या तो उनका मैनेजमेंट खराब हो या मार्केट कंडीशंस के फेवर में ना हो, यानी ऐसी कंपनीज जिस पर कभी भी ताला लग सकता था। वॉरेन बफेट ने इन कंपनीज के शेयर्स को बेहद ही सस्ते दामों में खरीदा, जिसे सिगार बट स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया है। एक्चुअली ये एक फेंके हुए सिगार बट को ढूंढने के जैसा है, जिसमें अभी भी थोड़ा सा धुआं बचा हुआ है और उसे उठाकर आप 1-2 कश फ्री में ले सकते हैं। इस तरह से वॉरेन बफेट लगभग डेड हो चुकी कंपनीज को पिक कर रहे थे और जब ये स्टॉक्स अपने प्रॉपर वैल्यू पर रिटर्न होते थे तब वॉरेन बफेट उन्हें सेल कर देते थे। इन स्टॉक्स को इनकी ट्रू वैल्यू पर बेचने पर ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। ये स्ट्रेटजी बफेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई। इसलिए 1960 के दौरान $1,05,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हुए उनकी पार्टनरशिप की नेटवर्थ बढ़कर $7.2 मिलियन तक पहुंच गई और इसी दौरान वॉरेन बफेट की पर्सनल नेटवर्थ ने $1 मिलियन के आंकड़े को टच किया था। अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल पर जैसे जैसे इन्हें सक्सेस मिलती गई, बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ने लगे। हालांकि इतनी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो बफेट पर भरोसा करने में हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि 20 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो एक टीनेजर की तरह दिखते थे।
ऐसे में लोगों को शक होता था कि ये 18 साल का दिखने वाला लड़का क्या सच में उनके पैसे को मैनेज कर सकेगा। खैर, जिन लोगों ने बफेट पर भरोसा किया उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 1956 से 1968 के बीच हर साल बफेट ने उन्हें 29.5% का एवरेज रिटर्न दिलाया था। आप खुद सोचो, जो पैसे आप एफडी में डालते हो उस पर केवल 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, जहां 30% के प्रॉफिट से इसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। अपनी इसी सक्सेस के चलते पार्टनरशिप शुरू करने के सिर्फ 10 साल के अंदर बफेट अपने क्लाइंट्स के $44 मिलियन मैनेज करने लगे थे, जो अगले 3 साल में बढ़कर $104 मिलियन जितने बड़े अमाउंट तक पहुंच गया था। तभी इनकी लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ जो इनके इतने साल के मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया। साल था 1962, जब बर्कशायर हाथवे नाम का एक टेक्सटाइल बिजनेस बहुत ही लॉसेस से गुजर रहा था और ये वॉरेन बफेट के सिगार बट स्ट्रेटजी पर बिल्कुल ही खरा उतर रहा था। इसलिए बफेट ने इसके इतने शेयर्स खरीद लिए जिससे ये इसके मेजॉरिटी ऑनर बन गए। 1964 में इस कंपनी के मालिक सीबरी स्टैटन को डर सताने लगा कि वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे को टेक ओवर ना कर लें, इसलिए उन्होंने बफेट के साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग के दौरान सीबरी ने प्रस्ताव रखा कि वो प्रीमियम प्राइस पर उन शेयर्स को बाईबैक करना चाहते हैं जो कि अभी बफेट के पास है। अब जैसा कि ये बफेट के लिए एक फायदे का सौदा था, इसलिए इन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इन्हें ऑफर लेटर रिसीव हुआ तब बफेट के गुस्से का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसमें ऑफर प्राइस $11.32 लिखा हुआ था, जबकि मीटिंग के दौरान इसके $11.50 पर बात हुई थी। बफेट को लगने लगा कि सीबरी ने अपनी बात से पलटकर इन्हें धोखा दे दिया है, इसलिए इन्होंने उससे बदला लेने की ठान ली और उसे सबक सिखाने के लिए उस पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, जिसके बाद इन्होंने सीबरी को कंपनी से बर्खास्त कर दिया। कुछ समय बाद जब बफेट का गुस्सा शांत हुआ तब इन्हें एहसास हुआ कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया था जिसके लॉसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने माना कि बर्कशायर हाथवे को $200 बिलियन में खरीदना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती से इन्हें ये सबक मिला कि कभी भी इमोशन में बहकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। खैर, जब इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर ही लिया था तो इसे प्रॉफिटेबल बनाने की हर संभव कोशिश करने लगे और इसके कोर बिजनेस को कई सालों तक मेंटेन करते रहे। लेकिन जब इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिखा तब इन्होंने अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की सोची और एक ऐसा स्टेप लिया जैसा किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। दरअसल 1967 में इन्होंने बर्कशायर हाथवे को एक टेक्सटाइल कंपनी से होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके जरिए ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने लगे और इस तरह से इन्होंने एक बहुत ही बड़े फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और बफेट के साथ साथ इनके पार्टनर्स भी खूब प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन तभी बफेट ने नोटिस किया कि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड इसे देखकर बफेट को अपना आइडियल सेंटेंस याद आता है कि जब दूसरे लोग लालची हो तो डरो और जब दूसरे डरे हुए हो तो लालची बन जाओ, क्योंकि उस समय स्टॉक्स के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसका मतलब था कि ये कभी भी गिर सकते थे और इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब दूसरों के पैसे को रिस्क में नहीं डालेंगे, इसलिए 1969 में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बंद कर दी। उस समय वो 39 साल के थे और $25 मिलियन की नेटवर्थ के साथ ये बहुत ही अमीर पर्सनालिटी बन चुके थे। लेकिन बर्कशायर हाथवे को खरीदने के बाद उन्हें जितना स्ट्रगल करना पड़ा था वो अब तक उसे भुला नहीं सके थे, इसलिए इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की सोची, जिसमें इनके एक बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर ने मदद की। उन्होंने बफेट को एडवाइस दिया कि फेयर कंपनीज को ग्रेट प्राइस पर खरीदने की जगह ग्रेट कंपनीज को फेयर प्राइस पर खरीदो, मतलब अच्छी कंपनीज को खरीदो जब वो लो प्राइस पर ट्रेड कर रही हो, इससे रिस्क काफी कम होगा। बफेट को ये आइडिया काफी अच्छा लगा और अब वो किसी ऐसी ही कंपनीज के खोज में लग जाते हैं और ये खोज जाकर रुकती है कोका कोला पर, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड था जो एक सदी से मार्केट में छाया हुआ था और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि अब तक कोई भी ब्रांड इससे कॉम्पीट नहीं कर सका था। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने 1988 से 1989 के दौरान $1 बिलियन में कोका कोला के 6.2% शेयर्स को खरीद लिया। इसके अलावा और भी कई बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस और वॉशिंगटन पोस्ट में बर्कशायर हाथवे के जरिए इन्वेस्टमेंट किए और ये नई स्ट्रेटजी इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस सफलता के बाद बर्कशायर हाथवे ने कई ए ग्रेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर उन्हें होल्ड करना शुरू कर दिया था। बर्कशायर हाथवे ने 1990s के दौरान जिलेट में $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वैल्यू 24 महीने से भी कम समय में बढ़कर $850 मिलियन हो गई थी। इसके बाद इन्होंने मैकडॉनल्ड्स, जेनेट्स, पीएनसी बैंक और नेटजेट्स नाम की प्राइवेट एविएशन जैसी और भी कई बेहतरीन कंपनीज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके चलते 1990 में जहां इनकी नेटवर्थ $3.3 बिलियन थी, वो 1999 में बढ़कर $36 बिलियन पहुंच गई। इसके बाद भी
वॉरेन बफेट ने बहुत सारे ए ग्रेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जैसे कि 2005 में वॉलमार्ट, 2008 में गोल्डमैन सैक्स एंड बैंक ऑफ अमेरिका के 13% स्टेक्स को खरीदा। इन कंपनीज से इन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि 2008 में ही $62 बिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि वॉरेन बफेट आखिर इतने पैसे का करेंगे क्या। आपको बता दूं, जून 2006 में बफेट ने अनाउंस किया था कि वो अपनी 80% वेल्थ को चैरिटेबल फाउंडेशंस में डोनेट कर देंगे। वहीं 2020 में इन्होंने 80% को बढ़ाकर 99% कर दिया था, यानी कि इनके जाने के बाद इनकी 99% वेल्थ चैरिटेबल फाउंडेशंस को दे दी जाएंगी। ऐसे में अपनी लगभग सारी वेल्थ को डोनेट कर देना एक बहुत बड़ी दरियादिली की निशानी है, और ये चीज वॉरेन बफेट को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि जेपी मॉर्गन ने कैसे अपने पैसों के दम पर पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया था, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।